गुड इवनिंग गाइस। सो डेली करंट अफेयर्स विजन का 10 जुलाई को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी फर्स्ट न्यूज़ है पजल रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ द लिथियम इन स्टार्स। जो स्टार्स में लिथियम प्रोड्यूस होता है उसके रिगार्डिंग कुछ पजल थी जो कि सॉल्व करी है इंडिया के साइंटिस्ट ने। क्या था, जब हम देखते हैं जो स्टार्स हैं जब वो इवोल्यूशन होता है, मतलब जब वो बनते हैं तो वो लिथियम को डिस्ट्रॉय करते हैं एज ए इवॉल्व इनटू द रेड जेंट। जैसे जैसे वो रेड जियांट्स में इवोल्व होते रहते हैं। लाइक देखो, जब से पहले वो प्रोटो स्टार होते हैं, ठीक है। प्रोटो स्टार्स में भी 3 तरह के स्टार्स होते हैं, जिनका स्टार्स का साइज़ सन के साइज़ जितना होता है। फिर होता है लार्ज स्टार साइज़, जिनका साइज़ सन से 1.5 से 5 गुना ज़्यादा होता है। जियांट स्टार्स बोलते हैं जिनका मास सन से 6 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे ये स्टार्स जब रेड जियांट में कन्वर्ट होते हैं या इधर रेड सुपर जायंट में जब कन्वर्ट होते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, लिथियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। हमेशा ये माना जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनके पास ज़्यादा लिथियम है एज़ कम्पेयर टू द स्टार। जैसे हमारा अर्थ और सन का पेयर देख लो, तो अर्थ हमारा प्लैनेट है, सन स्टार है, तो अर्थ में ज़्यादा लिथियम है एज़ कम्पेयर टू सन। लेकिन अभी क्या है, अब हमने क्या है, जो बिग बैंग वैल्यू है, आपको बिग बैंग थ्योरी पता होगी कैसे हमारा सब ओरिजिनेशन हुआ यूनिवर्स का। तो उसमें क्या है, कहते हैं जब बिग बैंग वैल्यू आया था और अब आज के टाइम में मतलब कि कितने बिलियन ऑफ ईयर्स एगो जो भी उस वक्त एलिमेंट्स जो प्रोड्यूस हुआ था और आज उसमें अब मिलियन वो एलिमेंट मिलियन टाइम ग्रू हो चुका है। लेकिन एक लिथियम ऐसा है जो सिर्फ अभी तक मतलब कि बिलियन ऑफ ईयर्स में भी सिर्फ 4 गुना ही बढ़ा है, जबकि और हर एलिमेंट कितना गुना बढ़ चुका है, मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ चुका है। अभी देखा जाए कि कुछ स्टार्स हैं उसमें लिथियम रिच पाए गए हैं, ठीक है, जिस वजह से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। लेकिन अभी इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व कर दी गई किसके द्वारा, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। रिसर्चर्स ने देखा है कि जब स्टार्स ना एक लिमिट के बियॉन्ड ग्रो कर जाते हैं, मतलब जब वो रेड जियांट से रेड क्लम्प स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हीलियम फ्लैश। तो वो लिथियम को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जब वो रेड जियांट में बदलते हैं तो वो लिथियम को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जब वो हीलियम फ्लैश में बदलते हैं तो वो लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से उसमें लिथियम का अमाउंट ज़्यादा होता है। हीलियम फ्लैश कब होता है, जब स्टार का इवोल्यूशन हो जाता है उसके बाद एक स्टेज होती है, उसे हीलियम फ्लैश बोलते हैं। इस वक्त हीलियम क्या होता है, जो उसकी कोर में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो जाता है, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लम्प स्टेज। ठीक है गाइस, आई होप सो आपको ये समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है स्टार्ट्स लुकिंग इनटू द डिजास्टर मैनेजमेंट लॉज इन द व्यू ऑफ पेंडेमिक। फाइनेंस कमीशन ने देखा है कि हमें कुछ लॉज को एक्सपेंड करना चाहिए जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ताकि हम स्टेट्स को इंश्योर कर सकें, ताकि इन केस फ्यूचर हेल्थ इमरजेंसीज में स्टेट्स अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। अभी एक अर्लियर इंटरिम रिपोर्ट में फाइनेंस कमीशन ने नोट किया कि हमें स्टेट्स को इतना सफिशिएंट रखना ही, मतलब कि उनको पास इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि वो लोगों को रिहैबिलिटेट भी कर सके, कुछ डिज़ास्टर जो भी आते हैं उनको मिटिगेट कर सके और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड कर सके, रैदर देन एलोकेटिंग मनी फॉर जस्ट इमीडिएट फ्लड। अभी क्या होता है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, लाइक कोई फ्लड आया, साइक्लोन आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें एक रिलीफ पैकेज दे देती है कि हाँ यार मैंने जो 1 लाख रुपए दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिया। लेकिन उन्हें बोला है कि हमें बस इतना ही नहीं करना, स्टेट को इतना इंश्योर करना है कि वो उनका रिहैबिलिटेट भी कर सके। अगर उनका घर टूटा है तो उनको एक नई जगह में उनको एक टेम्प्रेरी हाउस भी दे, ठीक है, उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करे और उसको मिटिगेशन करें। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि हमें कुछ स्पेसिफिक लॉज चाहिए जो कि इन पैंडमिक से डील कर सकें। अभी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमें इन्वोक करना पड़ा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं जो उसमें लैक कर रहे हैं। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो अलाउ करता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि वो नेशनल प्लान्स को प्रिपेयर करे, ठीक है। जो कोविड-19 है हमने उसे नोटिफाइड डिज़ास्टर डिक्लेयर किया है अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कोविड-19 को हमने नोटिफाइड डिज़ास्टर डिक्लेयर किया हुआ है, और किस एक्ट के अंडर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, ठीक है। जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि कैसे हम किसी भी एपिडेमिक डिजीज़ है उनका प्रिवेंशन कर सके, स्प्रेड ना हो। जैसे ये जो कोविड-19 है वो क्या है, वो स्प्रेड होने वाली बीमारी है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है, ठीक है। ये पावर देता है सेंटर को और एंड पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन स्टेट टू हैंडल हेल्थ क्राइसिस। आप कैसे कि हेल्थ क्राइसिस से हैंडल कर सकते हो। अभी इश्यूज़ क्या है इस एक्ट के साथ, पहली बात ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, मतलब कि ब्रॉड नहीं है, ठीक है। इश्यूज़ जैसे मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, रिलीफ एक्सेट्रा, ये सब कवर नहीं है इसमें। अब इंडिया प्लान्स टू एनहेंस ट्रेड विद द बांग्लादेश। अभी ये कर रहा है, इंडिया कुछ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहा है जिससे वो अपना ट्रेड और बिजनेस पार्टनरशिप बांग्लादेश के साथ बढ़ा सके। क्यों, वो भी क्योंकि अभी क्या कर रहा है
चाइना क्या कर रहा है, अब वो बांग्लादेश को अपने इन्फ्लुएंस में ला रहा है। तो इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि इससे पहले वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जाए, हम जाके बांग्लादेश को अपनी साइड कर ले, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि नेपाल जो हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी होता था, उसने भी कैसे हमारे अगेंस्ट आ गया है। ठीक है, अभी क्या है, लास्ट वीक क्या है, चाइना ने क्या करा है, जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पे 97% तारीफ को एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, जो बांग्लादेश में जितने भी टोटल इंपोर्ट आते हैं ना वो चाइना से कितने आते हैं, 1/4। ठीक है, अगर 100 रुपया बांग्लादेश का बाहर जा रहा है ना उसके कंट्री से, तो सब 25 रुपया कहाँ जा रहा है उसका, चाइना में जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से ट्रेड डेफिसिट बांग्लादेश का उसके साथ, चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि पिछले 20 सालों में 16 गुना बढ़ चुका है। अब इंडिया का एफर्ट क्या है, इंडिया एफर्ट क्या कर रहा है कि जो ट्रेड है ना उसको द्वारा रिज्यूम कर दिया जाए एसेंशियल आइटम को जो बांग्लादेश से आता है विया रेल रूट। और हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिव इनिशिएट स्टार्ट कर रहे हैं, सी पोर्ट का, इनलैंड वाटर का, रेल का, हाईवे का। ठीक है, जिसमें बांग्लादेश और इंडियन प्रोटोकॉल और इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पे फ्री असेस कर रहे हैं, ड्यूटी फ्री असेस, मतलब कि वो लगा ही नहीं रहे हैं हम टैक्स। और हमने 3 LOCs पिछले 8 साल में एक्सटेंड करी हैं, जिसमें हमारा कितना $8 बिलियन का खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। हमने स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी फंड किए 55, जिसमें हमने स्टूडेंट हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग इनको कंस्ट्रक्ट किया। अब इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड क्या है, बांग्लादेश इंडिया का एक बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ना बांग्लादेश में, वो $9.21 बिलियन का है, और जबकि इंपोर्ट कितना है, 1.014 बिलियन। अब आप सोच रहे हो कि हमें कितना ज़्यादा इसके साथ ट्रेड करके कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमारा सरप्लस आ रहा है। ठीक है, नहीं तो चाइना के साथ तो हम सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। अब ट्रेड में हमारी दिक्कत क्या है, बांग्लादेश और इंडिया, मतलब बांग्लादेश को हमारे साथ क्या दिक्कत आती है, एक तो यही है कुछ ट्रेड डेफिसिट होता है बांग्लादेश को हमारे साथ, तो ट्रेड डेफिसिट, अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो बांग्लादेश को तो डेफिसिट हो रहा है ना। दूसरा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इलीगल ट्रेड भी हमारा इस बॉर्डर से बहुत होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हैज़ जनरेटेड 1.33 लाख जॉब्स इन 2 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक डाटा रिवील किया है 2018-19 का और 2019-20 का, जिसमें अंडर दिस, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ होगा 2 साल पहले, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसके अंडर 64,000 रूरल एंटरप्राइजेस खुली हैं। ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा खुली हैं, मतलब कितने, नियर अबाउट 9,000 एस्टेब्लिशमेंट तो केरला में हुए हैं, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में, और जबकि उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, असम में कोई भी इंटरप्राइज नहीं खुली। मतलब कि इसके अंडर हमने जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने 64,000 तो एंटरप्रेन्योर्स खोले, मतलब स्टार्टअप्स खोले हैं, और जिसमें हमने कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, 1.33 लाख। अब ये स्कीम क्या थी, स्टार्टअप विलेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक सब स्कीम थी अंदर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड में, जिसमें हम रूरल हाउस होल्ड्स को हेल्प कर सके, इंक्लूडिंग वुमेन, टू सेटअप एंटरप्राइजेज, मतलब कि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सके, इसलिए हमको वो कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है कि हम चाहते हैं कि 1 करोड़ विलेज एंटरप्राइजेस खोलें, और जिस वजह से 2 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें। अभी अब तक हमने सिर्फ 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और हमारा एम क्या है, 2 करोड़ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें, पर ये लॉन्ग टर्म विजन है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें उनको फाइनेंस करके, ताकि वो अपना एंटरप्राइज खोल सके, बिजनेस खोल सके छोटा मोटा। ठीक है, और उनको कुछ रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस फाइंडिंग में बोला है कि हमारा रूरल इकोनॉमी में स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, मतलब जो हमारी रूरल इकोनॉमी में सबसे पहले जो प्राइमरी लोगों का एग्रीकल्चर होता था, लेकिन अभी नीति आयोग ने देखा है कि जो 2/3 ऑफ रूरल इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से हो रही है, मतलब लोग बढ़ रहे हैं। और इवन मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो रूरल सेक्टर है वो अर्बन सेक्टर से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीजेज अ ड्राफ्ट कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस पे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स 2020 में रिलीज़ किए हैं। रूल्स को रिलीज़ किया गया अंडर कोड ऑन वेजेस 2019, जो कि पिछले साल पास किया गया था बोथ हाउसेस के द्वारा। अब इसमें क्या किया, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, जो रूल्स आए हैं उसको 8 घंटे कर दिया, मतलब जो पहले 9 घंटे था ना, उसे अब कितने कर दिया, 8 घंटे कर दिया। जो ये कोड ऑन वेजेस 2019 में आया था, इन्होंने 4 लॉज को सबमन कर दिया था और उनको रिपील कर दिया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। कोड क्या करता है, यूनिवर्सलाइज कर रहा है जो मिनिमम वेजेस के प्रोविज़न को, एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल द एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ को अपने टाइम पे अपने मतलब इनकम मिल जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर एंड द वेज सीलिंग। जो इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइन करता है मिनिमम वेज क्या है, वो मिनिमम अमाउंट जो एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए उसके
काम करने के बदले में, विच कैन नॉट बी रिड्यूस, और वो रिड्यूस नहीं कर सकते आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। मिनिमम वेज क्या है, ताकि हम जो बंदा है वो अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी सके। एट प्रेजेंट अभी क्या है, हर स्टेट और हर रीजन में अपने अपने मिनिमम वेज डिसाइड किए हुए हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अकेले, और वो अपने आप रिवाइज करते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं। अब देखो जब बिहार में जो मिनिमम वेजेस है वो कम है, हरियाणा में थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरह रीजन टू रीजन भी मिनिमम वेजेस क्या है चेंज, तभी तो माइग्रेंट करते हैं वो लेबर माइग्रेंट इसलिए करती है क्योंकि वहाँ पे वेजेस के रेट उतने हैं नहीं और दूसरी स्टेट में ज़्यादा हैं। अब ड्राफ्ट रूल से क्या करता है, सेंटर क्या कर रहा है कि एक फ्लोर लिमिट होनी चाहिए कि जो हर स्टेट को सेट करनी चाहिए और हर 5 साल बाद उसे रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। और जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज, कोई गवर्नमेंट रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है कि आप किस तरह से उसको मिनिमम वेजेस को कैलकुलेट कर सकते हो। जो 25% जो भी इंसान कमा रहा है उसमें से जो उसके जो 25% है वो तो वर्कर की फैमिली के एक्सपेंस में चला जाता है, बच्चों की फीस में, चिल्ड्रन या मेडिकल नीड्स में, इन सब में चला जाता है। इन्होंने बोला रूल को ड्राफ्ट करते हुए, कोई भी रूल्स को आप ड्राफ्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर किसी वर्कर की 3 बंदों की भी फैमिली है तो उसमें उसका कितना एक्सपेंडिचर आता है, फूड पे, क्लोथिंग पे, हाउस रेंट पे, फ्यूल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे। और मिनिमम वेजेस हम हर जगह से डिसाइड करेंगे, लाइक जो अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए कुछ मिनिमम वेजेस अलग होंगे, जो सेमी स्किल्ड है उनके लिए अलग होंगे, स्किल्ड के लिए अलग होंगे, हाईली स्किल्ड के अलग होंगे। और ज्योग्राफीज भी देखनी चाहिए, मतलब एरिया भी देखना चाहिए कि वो मेट्रो एरियाज़ में रह रहा है, नॉन मेट्रो एरियाज़ में, रूरल एरिया कहाँ रह रहा है, उस हिसाब से हम मिनिमम वेजेस को डिसाइड करेंगे। और सेंटर ने डिवाइड किया ऑक्यूपेशन स्किल वाइज कि कुछ 123 ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, 127 सेमी स्किल्ड में आता है, 303 स्किल्ड में आते हैं और 111 हाईली स्किल्ड में आते हैं, ठीक है गाइस। तो 4-5 छोटी छोटी न्यूज़ और वो भी देख लेते हैं। क्योरम फॉर वर्चुअल मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, अभी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने बोला है कि अगर तो हम रूटीन में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्योरम की ज़रूरत नहीं है। क्योरम क्या होता है कि मिनिमम पर्सन्स होते हैं जिनको प्रेजेंट होना ही होता है जब भी आप कमेटी या कोई ऑर्गेनाइज़ करते हो, ठीक है। तो उसने बोला क्योरम सिर्फ तभी एसेंशियल है तब जब या तो कमेटी कोई डिसीजन ले रही हो या फिर किसी रिपोर्ट को अडॉप्ट कर रही हो, लेकिन अगर सिर्फ रूटीन कोई डेलिब्रेशन कर रही हो तो उसमें क्योरम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि कितना क्योरम होने के लिए उस कमेटी के 1/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर नहीं है तो चेयरमैन या तो उस सीटिंग को सस्पेंड कर सकता है और या फिर एडजर्न कर सकता है टू अदर डे, ठीक है। सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अब ये क्या है गाइस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये पहली बात तो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, नोट इट। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये क्या है, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। वो क्या करता है, वाइट कॉलर क्राइम्स को देखता है। वाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं, जो नॉन वायलेंट होते हैं, जो फाइनेंशियल गेन के लिए देते हैं। साइबर क्राइम दे सकते हो, उसमें कुछ किसी को वायलेशन नहीं हो रहा, मतलब किसी को हानि नहीं हो रही, किसी की जान नहीं जा रही, लेकिन फाइनेंशियल उनको गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कब सेटअप हुआ था, नरेश चंद्र कमेटी के कहने पे, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज, देखो इंडिया प्लान कर रहा है कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाए। पहले देख लेते हैं मालाबार एक्सरसाइज है क्या। मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो 1992 में शुरू हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच। बाद में 2015 में हमने इसे एक्सपेंड करके ट्राईलेटरल बना ली थी जिसमें इंडिया, यूएस और जापान आ गए, ठीक है। अब इन कंट्रीज़, अब हम चाह रहे हैं कि इनमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए। आपको पता है क्वाड कंट्रीज़ किसे बोलते हैं, क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया अगर इंक्लूड हो जाएगी वो एक तरह से क्वाड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं ज्वाइंट इंडिया और यूएस के अंदर और भी एक्सरसाइज होते हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्प्लिटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया। और इंडिया जापान में धर्म गार्डन और जिमिक्स, ये कुछ आती हैं। ये भी हम पढ़ेंगे जब इंटरनेशनल रिलेशंस की मैं PT 365 की मैगजीन लाऊंगी तब ये सब एक्सरसाइजेज हम पढ़ेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टोल्ड टू इशू डायरेक्शंस ऑन वाटर रिलीज फ्रॉम डैम। अभी कुछ कर्नाटक में डिजास्टर सिचुएशन आ गई क्योंकि डैम से कुछ वाटर को रिलीज़ किया गया महाराष्ट्र में, जिस वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने NDMA को डायरेक्ट किया है कि कुछ नेसेसरी डायरेक्शंस को इशू किया जाए बहुत से। अब जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो करेगी डायरेक्शन इशू। जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की हुई है अंडर DM एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये करती है कोऑर्डिनेटिंग और मॉनिटरिंग बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की। इसको चेयर किस लिए द्वारा किया जाता है, यूनियन होम सेक्रेटरी, ठीक है। जो चीफ होता है जो किसका, ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ, सॉरी, वो भी इसका मेंबर होता है। ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट क्या है, एक
केमिकल है जो एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं। अब ये सेंटर ने क्या करा है, नोटिफाई किया है इसका बैन करने को लिए, एक्सेप्ट थ्रू पेस्ट कंट्रोल मेथड। ग्लाइफोसेट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर में यूज़ करने वाला केमिकल है फार्मर्स के द्वारा टू कंट्रोल वीड्स इन टी प्लांटेशन, नॉन क्रॉप एंड द क्रॉप एरिया। अर्लियर WHO ने स्टडी किया था कि एडवर्स की कितना ग्लाइफोसेट का ह्यूमन हेल्थ पे कितना एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि अब क्या लोग फार्मेसी से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि ये लेबर शॉर्टेज को टैकल कर सकें, राइजिंग कॉस्ट एंड टू प्रोटेक्ट देयर यील्ड फ्रॉम द वीड। ठीक है। प्रोफेसर PC महालोनोबिस स्टार्ट नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अभी आपको पता है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डेज बनाया जाता है, और वो किस पे ऊपर बनाया जाता है, इन्हीं पे, महालोनोबिस। अब ये जो है पहला जो ये अवार्ड दिया गया है वो हमारे RBI गवर्नर जो पहले राघरंजन जी को दिया गया है। ठीक है, जो एक चेयरमैन भी रह चुके हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। अवार्ड किसके नाम पे है पता ही है, प्रोफेसर PC महालोनबिस के, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर को भी बोला जाता है उनको। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में खोला था कब, 1932 में। इन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को शेप किया था एंड पाइनोड मैथोडोलॉजी फॉर लार्ज स्केल। सो गाइस आज ही कवर होगी है, कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।